हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आमेर का कच्छा वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। उसके हम प्रथम अध्याय राजस्थान का इतिहास एक परिचय उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले पार्ट में देखा राजस्थान का इतिहास, उसका सामान्य परिचय देखा इतिहास संबंधित। फिर हमने सभ्यताएं देखी, मेवाड़ का गोइल वंश उसके बारे में अध्ययन किया। फिर उसके बाद हमने मारवाड़ के राठौड़ वंश एवं बीकानेर के राठौड़ वंश उसके प्रतापी शासकों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद आगे हमने शाकंभरी के चौहान वंश, रणथंभौर का चौहान वंश, जालोर का चौहान वंश उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे आमेर का कच्छावा वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। तो कच्छावा अपनी उत्पत्ति भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। कुश से बने कच्छावा। और एक हमारे सूर्यमल मिश्र हुए, विद्वान हुए, इतिहासकार हुए, जिन्होंने लिखा कि कुरम नामक रघुवंशी शासक की संतति थे, इसलिए एक अलग कुरम वंशी है। और साधारण भाषा में इनको कहा जाने लगा कच्छावा। कुरम कच्छा कच्छुआ जो होता है उसको कहा जाता है, उसी के आधार पर इनको कुरम वंशी को कच्छावा कहा जाने लगा। कच्छावा ने अपनी राजधानी दौसा को बनाया था। प्रथम राजधानी इन्होंने बनाया था दौसा को। और दौसा को राजधानी बना लेते दूल्हे राय। दूल्हे राय ने 1137 ईस्वी में दूल्हे राय ने बड़ गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ को अपनी नवीन राज्य स्थापित किया। ढूंढाड़ में अपना नवीन राज्य स्थापित किया। उसके बाद दूल्हे राय ने जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त किया और उसके बाद में राजधानी बनाई। पहले दौसा बनाया, फिर जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाया। दूल्हे राय ने दो राजधानी बनाई, पहले सर्वप्रथम बनाई थी दौसा को, उसके बाद जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाई थी। और कच्छावा राजवंश की नींव रख दी ढूंढाड़ क्षेत्र में 1137 ईस्वी में। उसके बाद 1207 ईस्वी में एक राजा थे कोकिलदेव। कोकिलदेव ने आमेर में मीणाओं को रहा था। आमेर का अम्बा मीणा था, उसको परास्त करके अपनी राजधानी आमेर को बना ली थी। तो ढूंढाड़ में कच्छाओं की तीसरी राजधानी बन गई थी आमेर। अब कच्छाओं में शासक कौन हुआ? तो कच्छावा शासकों में पहला भारमल। भारमल ने 1547 में राजा बना। अधेड़ उम्र में 1573 तक राजा रहा था। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक था भारमल। जनवरी 1562 में भारमल ने अपनी पुत्री थी अलकाबाई, उसका विवाह कराया था अकबर के साथ सांबर में 1562 जनवरी 1562 में। और मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूताने का पहला प्रथम शासक जो राजपूत शासक था वो था भारमल, जिसने 15 जनवरी 1562 में क्या किया था? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगले राजा बनते हैं इसका पुत्र भगवंत दास। भगवंत दास राजा बनते हैं 1573 में और 1589 में इनकी मृत्यु हो जाती है। भगवंत दास ने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह करवाया था जहांगीर से। और जहांगीर और मानबाई का पुत्र था खुसरो। और 1589 में इसकी उनकी मृत्यु हो जाती है लाहौर में। भगवंत दास के बारे में और देखिए तो भगवंत दास ने जो अकबर द्वारा शिष्टमंडल भेजे गए थे महाराणा प्रताप के पास समझौते के लिए, उनका तीसरे मंडल का सदस्य था यह देख मेन व्यक्ति था। तीसरे मंडल में पहले में गया था जलाल खां, दूसरे में मान सिंह, तीसरे में भगवंत दास और चौथे में गया था टोडरमल। चार शिष्टमंडल अकबर ने महाराणा प्रताप के पास भेजे थे। तो तीसरा शिष्टमंडल जो लेकर गए थे वो थे भगवंत दास। तीसरा शिष्टमंडल में जाने वाला व्यक्ति था भगवंत दास। भगवंत दास के बाद राजा बनते हैं मान सिंह। मान सिंह 1589 में राजा बनते हैं और 1614 ईस्वी तक रहते हैं। इनकी 1614 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है इलिचपुर में। केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया था। कौन? मान सिंह। मान सिंह अकबर और जहांगीर दो मुगल सम्राटों के समकालीन रहा था। मान सिंह दो मुगल सम्राट अकबर की सेवा में रहा और जहांगीर की सेवा में रहा था। 1562 में ये अकबर के साथ मुगल सेवा में चला गया था, जब इसकी बुआ जी की शादी हुई थी अकबर के साथ हरकाबाई की, उस समय ये मुगल सेवा में चला गया था। 1569 में अकबर ने एक अभियान किया था रणथंभौर अभियान सुरजनहाड़ा के विरुद्ध, उसमें इनके साथ गया था, अकबर के साथ गया था मान सिंह। 1577 में महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गए थे। जो दूसरा शिष्टमंडल गया था महाराणा प्रताप के पास, उसमें गए थे अकबर के दूसरे शिष्टमंडल में ले जाने वाला कौन था? मान सिंह। 1573 में गया। 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह ने 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 18 जून 1576 मानो या 21 जून 1576 को हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने। मान सिंह अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। 9 रत्नों में शामिल था। मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी थी अकबर ने, फरजंद यानी पुत्र, और 7,000 का मनसब दिया था। 1589 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बना। 1589 में आमेर का शासक बना था बाद में।
1592 में उड़ीसा जीतकर उड़ीसा को पहली बार मुगल साम्राज्य में मिलाने वाला शासक कौन था? मान सिंह था। 1614 में इनकी मृत्यु हो जाती है इलिजपुर में। रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि के मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी रानी थी कनकावती, जिन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में एक मंदिर का निर्माण कराया था, जगत शिरोमणि मंदिर का। और इस मंदिर में एक मूर्ति है भगवान कृष्ण की, जो मीराबाई चित्तौड़ में भगवान कृष्ण की पूजा करती जिस मूर्ति की, वही मूर्ति यहाँ स्थापित है। मान सिंह ये लेके आया था 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, चित्तौड़ से उस मूर्ति को यहाँ ले आया और यहाँ लाने के बाद रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में यहाँ मंदिर बनाया था, जगत शिरोमणि मंदिर। इनका दरबारी विद्वान था मुरारीदान, जिन्होंने मान प्रकाश लिखी, और एक था जगन्नाथ ने लिखी मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। तो मान सिंह के बारे में देखिए, मान सिंह 1589 में राजा बनता है और 1614 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। मान सिंह दो मुगल सम्राटों के समकालीन रहा था, अकबर और जहांगीर। 12 वर्ष की आयु में ये मुगल सेवा में चला जाता है अकबर के पास 1562 में। 1569 में ये रणथंभौर में जाता है सुरजनहाड़ा के विरुद्ध अकबर के साथ रणथंभौर अभियान पर जाता है। 1576 के हल्दी घाटी अभियान के दौरान ये अकबर की सेना का नेतृत्व करता है। अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था। अकबर ने इसको एक उपाधि दी थी, फरजंद की उपाधि, फरजंद का मतलब बेटा, और 7000 का मनसबदार बनाया था। मुगल काल में सबसे ज़्यादा मनसब जिसका था उसका था, एक तो मान सिंह का था और एक बीकानेर के राय सिंह का था, 7000 का मनसब। 1589 में बिहार का सूबेदार बनाया था। उसी समय इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो ये राजा बन जाते हैं। 1589 में इनको राजा बना दिया जाता है। 1589 के बाद 1592 में उड़ीसा जीतकर पहली बार उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिलाते हैं। 1614 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था। इनके दो दरबारी विद्वान थे, मुरारीदान, मान प्रकाश लिखा उन्होंने ग्रंथ, और एक थे जगन्नाथ ने लिखी मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। उसके बाद अगले प्रतापी शासक हुए कच्छाओं में मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 में राजा बनते हैं और 1667 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 3 मुगल सम्राटों की सेवा में रहे, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। 1629 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज्बेकों के विद्रोह को दबाया था इसने, मिर्जा राजा जय सिंह ने। 1930 ईस्वी में खान ए जहां लोदी के विद्रोह को दबाया था 1930 में। 1629 है यह 1629 में उत्तर पश्चिम सीमांत में उज्बेकों के विद्रोह को दबाया और 1630 ईस्वी में खान ए जहां लोदी के विद्रोह को दबाया। 1636 ईस्वी में शाहजहाँ के साथ ये बीजापुर और गोलकुंड अभियान पर दक्षिण भारत में भी किया था। 1637 ईस्वी में शाहजहाँ ने जय सिंह को एक उपाधि दी थी मिर्जा राजा की, और मिर्जा राजा की उपाधि या पदवी देकर शुजा के साथ कंधार अभियान में भेजा था शाहजहाँ ने। तो मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि देने वाला था शाहजहाँ। बहादुरपुर के युद्ध में शुजा को पराजित किया था इन्होंने, जब उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था दारा शिकोह, शुजा और औरंगजेब के मध्य, तब इन्होंने शाहजहाँ के कहने पर शाह शुजा को बहादुरपुर के युद्ध में हराया था। और बाद में ये दारा शिकोह की तरफ से भी लड़ा था नर्मद के युद्ध में। बाद में इसने सवाई जय सिंह के कहने, ये सवाई जय सिंह ये था, जसवंत सिंह था जो पहले उसके साथ लड़ा था, दारा सिंह के साथ था, जबकि ये सवाई जय सिंह ने पहले बहादुरपुर के युद्ध में शाह शुजा को पराजित किया। उत्तराधिकारी युद्ध में अंत में इसने औरंगजेब का साथ दिया था। और पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुई थी वो शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुई थी, औरंगजेब के कहने पर ये गए थे और वहाँ शिवाजी से संधि की थी। इनके दरबारी विद्वान थे कवि बिहारी ने लिखी थी बिहारी सतसई, और इन्हीं कहने पर जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था बाद में। इसके बाद आते हैं राजा सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह 1700 में राजा बनते हैं और 1743 में इनकी मृत्यु हो जाती। 3 दिसंबर 1688 को सवाई जय सिंह का जन्म होता है। जय सिंह प्रथम जो मिर्जा राजा जय सिंह है उसकी तुलना में वीरता और वाकपटुता को अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इनका नाम क्या रखा था, सवाई जय सिंह। सवाया था, मिर्जा राजा जय सिंह से क्या थे, सवाई थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर। उनसे सवाया होने के कारण इनका नाम पड़ा सवाई जय सिंह। इनका मूल नाम वैसे विजय सिंह था, औरंगजेब ने इनका नाम किया था जय सिंह और इनको उपाधि दी थी सवाई की। 1707 ईस्वी के उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने आजम का साथ दिया था। मगर जज्जाओं के युद्ध में कौन जीत गया, मुज्जम बाद में बहादुर शाह के रूप में ये शासक बनता है। बहादुर शाह ने इसके भाई विजय सिंह को शासक बना दिया था और आमेर का नाम रखा था मोमिनाबाद। फिर सवाई जय सिंह क्या करता है, सवाई जय सिंह मेवाड़ की सहायता लेता है, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की और
आमेर पुनः प्राप्त कर लिया था, और एक शर्त के साथ मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुमारी से विवाह करते हैं कि उन्हीं का पुत्र क्या बनेगा, राजा। बाद में चलकर इसी की वजह से जयपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। सवाई जयसिंह 1713 में फर्रुखसिंह ने इनको मालवा का सूबेदार बनाया था, सवाई जयसिंह को। और 17 जुलाई 1734 को एक सम्मेलन होता है राजाओं का, हुरडा सम्मेलन। उस हुरडा सम्मेलन में की आयोजना बनाने वाले यही थे। बाद में 1729 में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया था। वहाँ का राजा था बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के पुत्र थे भवानी सिंह और उमेद सिंह। वहाँ बुद्ध सिंह में उन्होंने यहाँ क्या किया, वहाँ आक्रमण किया और बूंदी पर अधिकार कर लिया, और वहाँ पर शासक बनाया था एक दलेल सिंह को। तो इसी कारण फिर मराठों को मौका मिल गया था राजस्थान में आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का, सवाई जयसिंह की वजह से। सवाई जयसिंह ने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था, जिसमें हम देखते हैं औरंगजेब है, औरंगजेब के बाद में पहले शाहजहाँ, फिर शाहजहाँ नहीं औरंगजेब, औरंगजेब के बाद फर्रुखसिंह है, मोहम्मद रंगीला है। इस प्रकार 7 मुगल बादशाहों का शासन देखा था इन्होंने, सवाई जयसिंह ने। 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई, और उस सारणी का नाम रखा जीज मोहम्मद शाही। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर इन्होंने उसका नाम रखा जीज मोहम्मद शाही। एक इन्होंने लिखा जयसिंह कारिका, ये 34 ग्रंथ था, इसकी रचना की। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और बनारस में वेदशालाएँ बनाई थी, और जयपुर की वेदशाला सबसे बड़ी थी, जिसे जंतर मंतर कहा जाता था। और जंतर मंतर को जुलाई 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। 1727 में इन्होंने एक नगर बसाया, जयपुर नगर, जिसका वास्तुकार था बंगाल वास्तुशास्त्री विद्याधर। इसका वास्तुकार था जयपुर का, जिसको 1727 में बसाया था सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। 1734 ईस्वी में इन्होंने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था, और जयगढ़ के किले में एक जयबाण तोप का निर्माण करवाया था। चंद्रमहल, सिसोदिया रानी का महल, जल महलों का निर्माण कराने वाले कौन थे, सवाई जयसिंह। और राजपूतों में पहला राजपूत शासक जिसने, हिंदू शासक जिसने सती प्रथा पर रोकथाम हेतु प्रयास किए थे, और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान हेतु नियम भी बनाए थे। तो हम देखते हैं कि सवाई जयसिंह 1700 में राजा बनते हैं, 1743 में मृत्यु हो जाती है। ये मिर्जा राजा जयसिंह से सवाई थे, इन्हें औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि दी थी। 1707 में उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने आजम का साथ दिया। बाद में राजा जी जाता है मुजम, और मुजम बहादुर शाह के रूप में राजा बादशाह बनता है, और बादशाह बनते ही उन्होंने विजय सिंह को राजा बनाया था। बाद में ये आमेर का नाम उसने, बहादुर शाह ने मोमिनाबाद रखा। मेवाड़ की सहायता से पुनः राज्य प्राप्त करते हैं सवाई जयसिंह। 1713 में फर्रुख सिंह ने मालवा का सूबेदार बनाया। 17 जुलाई 1734 के हुरडा सम्मेलन में, राजपूत राजाओं का जो हुरडा सम्मेलन हुआ था, इनकी जो योजना बनाने वाले थे यही थे, मराठाओं के विरुद्ध ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। 1729 में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया था। इस कारण फिर मराठाओं को राजस्थान में आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। 7 मुगल शासकों का इन्होंने शासनकाल देखा है। 1793 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उससे पहले उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे 1725 में इन्होंने नक्षत्रों की एक सारणी बनाई थी, शुद्ध सारणी बनाई थी, जिसका नाम रखा जीज मोहम्मद शाही। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस, इनमें वेदशालाएँ बनवाई। सबसे बड़ी वेदशाला जंतर मंतर थी। जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। 1727 में इन्होंने जयपुर नगर बसाया था, जिसका वास्तुकार था विद्याधर। अंतिम हिंदू नरेश इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। 1734 में नाहरगढ़ का निर्माण करवाया। जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण करवाया। जल महल, सिसोदिया रानी का महल, चंद्रमहल, इनका निर्माण करवाया था। पहला राजपूत हिंदू शासक जिसने सती प्रथा पर रोक हेतु प्रयास किए, और विधवा विवाह हेतु इन्होंने नियम भी बनाए थे। तो इस प्रकार हमने कच्छाओं के बारे में देखा। कच्छा और राजवंश अपनी उत्पत्ति मानते हैं भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, और इनको सूर्यमल मिश्र ने कुरुवंशी बताया। कुरुवंशी राजा की संतान में कुरुवंशी, और कुरुवंशी बाद में जाकर कच्छावा कहलाए थे। कच्छाओं में दुले राय ने सर्वप्रथम दौसा को राजधानी बनाया, फिर जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाया। तो इस प्रकार ढूंढाने में कच्छाओं की संस्थापक रहा है दुले राय के बाद कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में हमने देखा बारमल उनमें पहला राजपूत शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, और जनवरी 1567 में उसने
अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसका बाद में नाम रखा गया मरियम उजमानी, उसका विवाह अकबर के साथ करवाया था। बाद में भगवनदास राजा बनते हैं। भगवनदास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह कराया था जहांगीर के साथ, जिसका पुत्र था खुर्रम। फिर राजा बनते हैं मानसिंह। मानसिंह 1589 में राजा बनते हैं और 12 वर्ष की आयु में ये पहले किसमें चले जाते हैं, मुगल सेना में चले जाते हैं 1562 में ही। 1569 के अकबर के रणथंभौर अभियान के दौरान ये सुरजनहाड़ा के विरुद्ध जाते हैं। रणथंभौर अभियान पर अकबर के साथ 1576 के हल्दीघाटी अभियान के दौरान ये अकबर की सेना का नेतृत्व करते हैं। 1573 में महाराणा प्रताप के साथ पास जो शिष्टमंडल भेजा गया, दूसरे शिष्टमंडल को लेकर आए थे मानसिंह, और मानसिंह की मृत्यु हो जाती 1589 में राजा बनते हैं। मृत्यु के 1614 में होती है इनकी मृत्यु। 1589 में इनको बिहार का सूबेदार बनाया जाता है और 1589 में बाद में राजा बन जाते हैं। बाद में उड़ीसा अभियान पर जाते हैं, उड़ीसा को इसमें मिला लेते हैं, इसमें मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। इनकी रानी कनकावती ने जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर बनाया था। बाद में हमने मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में पढ़ा और बाद में हमने सवाई जय सिंह के बारे में अध्ययन किया। आगे हम बात करेंगे जैसलमेर का भाटी राजवंश। जैसलमेर का कौन सा राजवंश, भाटी राजवंश। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित करता है और ये अपना संबंध बताते हैं श्री कृष्ण से, मतलब श्री कृष्ण के वंश से बताते अपने आप को, ये श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। राव जैसल इनका एक राजा राव जैसल। राव जैसल ने जैसलमेर की नींव रखी थी। जैसलमेर का किला जो है ढाईसा के किले प्रसिद्ध है। जैसलमेर का किला किस किले प्रसिद्ध है, ढाईसा के किले प्रसिद्ध है, जिसमें पहला शाखा हुआ था उसमें शासक था मूलराज और आक्रमण करता था अलाउद्दीन खिलजी। तो जैसलमेर का प्रथम शाखा हो जाता है। दूसरा शाखा हुआ है रावल, शासक था रावल दुद्दा और आक्रमण करता था फिरोज शाह तुगलक। और तीसरा शाखा होता है 1550 में, लेकिन तीसरा शाखा पूर्ण नहीं होता है। शाखा होता है जौहर प्लस केसरिया। इसमें केसरिया तो होता है लेकिन जौहर नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं अर्ध शाखा। शासक था लूणकरण। लूणकरण ने अमीर अली को शरण दी थी। इसने फिर गद्दारी करके जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में लूणकरण वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इसमें बाद में भाटी जी जाती है और केसरिया नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है अर्ध शाखा। इसलिए जैसलमेर का किला ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का हर्राय भाटी। हर्राय भाटी 1570 में अकबर के नागौर दरबार में मुगल स्वीकार की, मतलब जैसलमेर के भाटियों में मुगल अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला कौन था, हर्राय भाटी। जवाहर सिंह स्वतंत्रता समय जैसलमेर का राजा था जवाहर सिंह। जवाहर सिंह था अंतिम शासक, जैसलमेर का अंतिम शासक। तो जैसलमेर के बारे में यहाँ थोड़ी नॉर्मली जानकारी दी गई है, सिंपल जानकारी दी गई है। सिर्फ 3 राजाओं के बारे में, राव जैसल के बारे में, हर्राय भाटी के बारे में और जवाहर सिंह के बारे में। और जैसलमेर एक ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। पहला शाखा हुआ था राव मुदराज के समय, मुदराज उस समय शासक था और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा शाखा हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक ने किया था और रावल दुद्दा उसमें शासक थे। तीसरा शाखा 1550 में हुआ था, राजा था लूणकरण और आक्रमण करता था अमीर अली, कंधार का था ये। तो इसमें केसरी हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है अर्ध शाखा। इसलिए जैसलमेर का किला ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है। हर्राय भाटी मुगलों की निता स्वीकार करने वाला जैसलमेर का प्रथम शासक जवाहर सिंह। जवाहर सिंह था भाटी वंश का अंतिम शासक। फिर हम बात करेंगे भरतपुर का जाट राजवंश। भरतपुर का जाट राजवंश। सोलह सौ उनहत्तर ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। बाद में गोकुल को मार दिया गया था। गोकुल के बाद में राजा राम ने संघर्ष जारी रखा औरंगजेब के विरुद्ध। 1688 में इसकी मृत्यु हो जाती राजा राम की। उसका भतीजा था चूड़ामन। चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व किया था और बाद में चूड़ामन स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक बना था। चूड़ामन 1695 में शासक बनता है। 1695 में, 85 में नहीं, 95 में और 1721 तक रहता है। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक रहा है चूड़ामन। और मुगल सम्राट ने कच्छावा शासक बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, पर बिशन सिंह को पूर्ण सफलता नहीं मिली। चूड़ामन ने थून नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया था। भरतपुर में एक जगह होती है थून, वहाँ पर एक किला बनाया था और वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था चूड़ामन के बाद राजा बनता है बदन सिंह को सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी थी। और बदन सिंह ने डीग के गढ़ का निर्माण कराया कर सुंदर जल महल बनाए थे वहाँ डीग में। इसके अलावा बदन सिंह ने कुंभहेर, भरतपुर, वेर इन दुर्गों का भी निर्माण करवाया था। 1756 में इसकी डीग में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद राजा बनते महाराजा
सूरजमल। बदन सिंह के पुत्र थे। 1756 में राजा बनते, 1763 तक रहते हैं। भरतपुर में लोहागढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाले महाराजा कौन थे? महाराजा सूरजमल, जिन जाटों का अफलातून भी कहते हैं। जयपुर के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1743 से 1750 ईस्वी में हुआ था, इसमें इन्होंने ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य चल रहा था ये सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद। तो इस युद्ध में इन्होंने ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। 1760 में इसने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया था। पानीपत के युद्ध में ये लड़ने गए थे। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को शरण भी दी थी इन्होंने जयपुर में, और सहायता भी दी थी। 1763 ईस्वी में रोहिलों के विरुद्ध युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। रोहिलों के विरुद्ध युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी 1763 में। महाराजा सूरजमल के बारे में काले रंजन कानूनगो ने लिखा है। क्या लिखा है? कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा, कभी पराजय स्वीकार करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। तो यहाँ पर भरतपुर के जाटों के बारे में सामान्य जानकारी दी हुई है, जिसमें महाराज सूरजमल के बारे में दिया हुआ है, बदन सिंह और चूड़ामन के बारे में दिया हुआ है, और किस प्रकार भरतपुर में जाटों का शासन स्थापित हुआ उसके बारे में दिया हुआ है। कि 1669 में गोकुल ने यहाँ विरोध किया था, विद्रोह किया था। किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध। बाद में इसकी मृत्यु के बाद राजा राम ने संघर्ष किया। 1688 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में चूड़ामन ने विद्रोह किया था। चूड़ामन फिर शासक बनता है, और चूड़ामन ने निर्माण करवाया था तुन नामक स्थान पर किले का निर्माण कराकर वहाँ अपने राज्य स्थापित किया था। मुगल सम्राट ने बिशन सिंह को भेजा, लेकिन बिशन सिंह इसका दमन करने में असफल रहा था। बाद में राजा बनते बदन सिंह। बदन सिंह को सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी थी। बदन सिंह ने डीग के गढ़ का निर्माण करवाया, वहाँ सुंदर जल महलों का निर्माण कराया। कुम्हेर, भरतपुर, वेर, इन दुर्गों का निर्माण करवाया था। 1756 में डीग में मृत्यु हो गई। बाद में राजा बनते महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। उत्तराधिकारी युद्ध में, जयपुर के उत्तराधिकारी युद्ध में ईश्वर सिंह का साथ दिया। 1760 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध इन्होंने मराठों का साथ दिया था, और पानीपत की पराजय के बाद इन्होंने मराठों को जयपुर में शरण भी दी थी। 1763 में इनकी रोहिलों के विरुद्ध, मतलब रोहिलों से लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और महाराज सूरजमल के बारे में काले रंजन कानून को लिखता है कि ये उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, चतुराई, साहस, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। बाद में राजा बनते हैं करौली। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने भरतपुर के बारे में बात कर ली, जैसलमेर के भाटी राजवंश के बारे में कर ली, भरतपुर के जाट राजवंश, उससे पहले हमने ढूंढाड़ का कछवाहा राजवंश देखा। फिर हम बात करेंगे करौली का यादव राजवंश। करौली में यादवों की स्थापना की थी, यादव राजवंश की स्थापना की थी विजयपाल द्वारा की गई थी। 1040 ईस्वी के आसपास में की गई थी लगभग। बयाना भरतपुर को इन्होंने राजधानी बनाया था, इन्होंने विजयपाल ने। 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया। कौन सा नगर बसाया था? कल्याणपुर, जिसे हम वर्तमान में करौली जानते हैं। करौली को बसाया था अर्जुन पाल ने। करौली का एक यादववंशी राजा था, उसने कल्याणपुर बसाया, और वर्तमान में हम उसको कहते हैं करौली। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया था। करौली को अपनी राजधानी बनाने वाले यादव राजवंश के राजा थे धर्मपाल द्वितीय। अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया था, और इसको राजधानी बनाया था धर्मपाल द्वितीय ने। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। करौली का एक शासक था गोपाल पाल, जिसने मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया था। करौली का एक शासक हुआ हरवक्त पाल सिंह। 9 नवंबर 1817 को उसने अंग्रेजों से अधीनस्थ संधि की थी। राजस्थान का वो प्रथम शासक जिसने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि की थी वो था हरबख्श पाल सिंह करौली का, जिसने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि की थी। 1852 की बात है। 1852 में जब नरसिंह पाल था उसकी मृत्यु हो जाती है, तो डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश, लेकिन डायरेक्टर ने इसको अनुमति नहीं दी, और बाद में मदन पाल को करौली का शासक बना दिया था। 1857 क्रांति के समय करौली का शासक था मदन पाल। तो इस प्रकार करौली का राजवंश के बारे में हमने जो सामान्य जानकारियाँ दी हुई है उसके बारे में बात की। इसके बाद आता है परमार वंश। परमार का शाब्दिक अर्थ है शत्रु को मारने वाला। परमार, शत्रु को मारने वाला। आबू के परमार वंश का संस्थापक है धूमराज, लेकिन इनकी वंशावली प्राप्त होती है हमें उत्पल राज से। सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूणवसई नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया था। जिसने बनवाया था? तेजपाल ने। और किसके शासनकाल में? सोम सिंह के शासनकाल में बनवाया था।
और आबू के परमार वंश का संस्थापक था धूमराज और इनकी वंशावली में प्राप्त होती है उत्पलराज से। और सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में क्या बनाया, लूण वसी नामक नेमिनाथ का मंदिर बनाया था। 1311 ईस्वी में चौहानों का एक राजा था नाडोल के चौहान शासक लूम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और नाडोल में चौहान वंश की नींव रखी थी 1311 में लूम्बा ने। तो ये थे राजस्थान में परमार वंश के बारे में। फिर हम बात करेंगे कुछ मुख्य घटनाएं, जैसे राजस्थान में मराठों का आगमन कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे जिनके कारण मराठा राजस्थान में आए थे। तो एक तो थी पारिवारिक ग्रह कलह के कारण राजपूताना में मराठों का प्रवेश हो गया। पारिवारिक, एक तो बूंदी में चल रही थी, जयपुर में चली थी, फिर एक जोधपुर में चली थी। इन उत्तराधिकारी संघर्षों के चलते, इन पारिवारिक ग्रह कलहों के चलते राजपूताना में मराठों का प्रवेश हो गया। राजस्थान में पारस्परिक ग्रह कलह के प्रमुख 3 केंद्र थे, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। बूंदी, पहले हम बात करते हैं बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष। बूंदी में राजा था बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के पुत्र थे भवानी सिंह और उमेद सिंह। भवानी सिंह कच्छावाई रानी के पुत्र थे और ये रानी थी, कच्छावाई रानी थी सवाई जय सिंह की बहन। तो ये भांजा हो गया भवानी सिंह। सवाई जय सिंह इसको राजा बनाना चाहते पहले, जबकि बुद्ध सिंह राजा बनाते उमेद सिंह। तो इस कारण सवाई जय सिंह ने 1730 में सवाई जय सिंह ने बूंदी पर अधिकार कर लिया, लेकिन राजा भवानी सिंह को नहीं बनाकर उन्होंने बना दिया दलेल सिंह को। एक ठाकर था, उसका पुत्र था सामंत का, उसको दलेल सिंह को राजगद्दी पर बताया था। और 1732 में सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह से अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह करा दिया था। और ये लगा कि बागेर जाके भवानी सिंह राजा बनेगा और दलेल सिंह के बीच में आएगा, इसलिए उन्होंने भवानी सिंह को हत्या करवा दी थी भवानी सिंह। इससे उनकी बहन जो कच्छावा रानी थी वो इनसे नाराज हो गई थी और बाद में कच्छावा रानी ने मराठों से सहायता प्राप्त की थी और मराठा आ गए। मराठा तैयार बैठे थे भाई कोई हमें राजपूताना में प्रवेश करने का मौका दे, और इनको मौका मिल गया था। और 18 अप्रैल 1734 को मल्हारराव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई की। 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठा का अधिकार हो गया और बूंदी में महाराज उमेद सिंह का शासनकाल स्थापित हो गया। महाराजा किसको बना दिया गया था, उमेद सिंह को, मराठा की सहायता से। बाद में इन्होंने मराठा को धन भी दिया था मराठाओं की सहायता के बदले में। फिर जब मराठाओं का आगमन राजपूताना में होने लगा तो राजपूताना के राजाओं ने क्या किया, राजपूताना राजाओं ने सोचा भाई मराठा इस प्रकार तो परेशान करेंगे, तो इन्होंने एक राजपूतों का सम्मेलन बुलाया था। और इस सम्मेलन बुलाया गया था 16 जुलाई से 17 जुलाई 1734 के मध्य। और इनमें बात तय की गई थी कि हम मराठा के विरुद्ध एक साथ इकट्ठे होंगे और मराठाओं का विरोध करेंगे, उनको राजपूताना से खदेड़ देंगे। और ये भी बात हुई थी कि प्रत्येक राज्य का शत्रु मित्र का जो शत्रु है, प्रत्येक राज्य आपस में मित्र होंगे और उनका शत्रु सबका शत्रु होगा। इसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। करने वाले थे संग्राम सिंह द्वितीय, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसकी अध्यक्षता करते हैं मेवाड़ महाराणा जगत सिंह। बाकी इसमें भाग लेने वाले और शासक कौन कौन थे, तो जयपुर का सवाई जय सिंह था, जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का था दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह। मराठों के विरुद्ध इन्होंने निश्चय किया कि वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद हम मिलेंगे रामपुरा कोटा में और मराठों का खदेड़ेंगे राजपूताना से। लेकिन आपसी मत मुटाव के कारण ये सम्मेलन, इस योजनाएं जो भी बनी इसकी सुलह सम्मेलन की, ये कभी धरातल पर नहीं उतर आई। इस कारण ये सम्मेलन जो उर्ला सम्मेलन है असफल साबित हुआ। तो ये उर्ला सम्मेलन हुआ था 16 से 17 जुलाई 1734 के मध्य। उर्ला पड़ता है वर्तमान भीलवाड़ा जिले में। इसकी अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। करने वाले थे महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। जयपुर का राजा यहाँ आया था सवाई जय सिंह, जोधपुर से आया था अभय सिंह, नागौर से बख्त सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह, कोटा से दुर्जन साल, बुरनी से दलेल सिंह, करौली से गोपाल दास, किशनगढ़ से राज सिंह आया था। बाद में बात करें जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, तो जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष होने के कारण क्या थे, तो कारण ये था कि जब 1707 में या 8 में जो जज्जाओं का युद्ध हुआ था, उस जज्जाओं के युद्ध में क्या हुआ, आजम और मुज्जम दो मुगल वो औरंगजेब के पुत्र थे, आजम और मुज्जम, जिसका आजम का साथ दिया था सवाई जय सिंह ने और मुज्जम इसमें विजयी रहा जज्जाओं के युद्ध में। और जज्जाओं के युद्ध में उसने बाद में राजा बना, बहादुर शाह के रूप में ये बादशाह बना। तो बादशाह बनते इसने जयपुर का जो राजा बनाया था वो सवाई जय सिंह को हटाकर बना दिया था विजय सिंह को। सवाई जय सिंह ने मत बनाई मेवाड़ और मारवाड़ से, और ये होता है राठौड़
गठबंधन होता है राठौड़ का, कुचामा का और मेवाड़ के महाराणा का। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड ने सवाई जय सिंह के साथ अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह कराया था। एक शर्त रखी थी कि चंद्र कुंवरी की संतान ही जो जयपुर की अगली राजा बनेगा, अगला राजा बनेगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि 1722 ईस्वी में जय सिंह की पत्नी थी खींची रानी सूरज कंवरी, उससे पुत्र होता है ईश्वर सिंह का जन्म। 1728 में होता है चंद्र कुंवरी से माधव सिंह का जन्म। और जब सितंबर 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद राजा कौन बनेगा? बड़ा पुत्र ईश्वर सिंह राजा बना। लेकिन एक इकरारनामा हुआ था 1708 में, उस इकरारनामे के आधार पर दावा पेश कर दिया माधव सिंह ने, कहा कि राजा कौन बनूंगा मैं। इस बात को लेकर दोनों में संघर्ष हो जाता है और माधव सिंह ने मल्लाराव होलंकर से सैनिक सहायता प्राप्त की और ईश्वर सिंह ने राणोजी सिंधिया से, मराठाओं से सैनिक सहायता प्राप्त की। बाद में दोनों में युद्ध होता है। 1745 ईस्वी में माधव सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई की लेकिन पराजित हो गया। फिर इनमें युद्ध होता है राजमहल का युद्ध 1 मार्च 1747 को माधव सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य, लेकिन जीत कौन जाता है? ईश्वर सिंह। फिर होता है बगरू का युद्ध अगस्त 1748 में, इसमें माधव सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य होता है। इसमें माधव सिंह जीतता है। और इस युद्ध के बाद में ईश्वरी सिंह को इनकी बात माननी पड़ी। ईश्वर सिंह ने माधव सिंह को 4 परगने लौटाए, उमेद सिंह को बूंदी राज्य दिया, मराठों को भारी धनराशि देने का वादा किया। लेकिन जब ये मराठों को वो धनराशि नहीं दे पाया और जब मराठे जयपुर की ओर बढ़ने लगे तो 13 दिसंबर 1750 को इसने ईश्वरी ने आत्महत्या कर ली थी। इस सर का सूली बनवाई थी, इससे लाट बनाई थी, वहाँ से कूद कर इसने आत्महत्या कर ली थी। बाद में राजा बन जाता है जयपुर का माधव सिंह। माधव सिंह जानता था कि मराठा बार बार परेशान कर रहे हैं, राजपूताने मार कर, तो उसने एक दिन जचाया और मराठाओं का क्या किया? कत्लेआम करवाया। 10 जनवरी 1751 को जयपुर के दरवाजे बंद कर दिए और जब मराठा अंदर आने के बाद उन्होंने जयपुर के दरवाजे बंद करके जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया था। बाद में इनके बीच एक युद्ध होता है जयपुर का प्रताप सिंह और जोधपुर का विजय सिंह है उनके बीच में। तो ये तो हो जाता है उत्तराखंड अधिकारी संघर्ष के बाद। फिर हम देखते हैं कुछ युद्ध भी हुए हैं मराठों और राजपूतों के बीच, जिसमें महादजी सिंधिया और राठौड़ कच्चा हुआ। राठौड़ों में था विजय सिंह जोधपुर का और जयपुर का था प्रताप सिंह। इन दोनों का गठबंधन था। और महादजी सिंधिया मराठों में 28 जुलाई 1787 को युद्ध होता है तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध निर्णायक रहा, कोई नहीं जीता था इसमें। फिर आगे और युद्ध होता है पाटन का युद्ध 20 जून 1790 को मराठों और राजपूतों के बीच। राजपूतों में भी प्रताप सिंह था, जोधपुर का विजय सिंह था, इनके बीच हुआ। और इस युद्ध में मराठा सेना विजयी हुई। मराठा सेना क्या हुई? विजय हुई। और मराठों ने फिर राजपूतान में एकाधिकार करने लगे, राजपूतान से कर वसूलने लगे थे। मालपुरा का युद्ध हुआ था 16 अप्रैल 1800। मराठाओं और राजपूतों में था जयपुर का प्रताप सिंह, लेकिन फिर इसमें मराठों की विजय हो गई। मालपुरा के युद्ध में मराठा जीत गए थे, पाटन के युद्ध में मराठा जीत गए थे। एक विवाद और चलता है इतिहास में, कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी कौन थी? तो कृष्णा कुमारी के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे कि कृष्णा कुमारी जो थी वो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी और इसकी सगाई हो रखी थी मारवाड़ के शासक भीम सिंह से। लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह की मृत्यु के बाद कृष्णा कुमारी का विवाह करा दिया जाए या रिश्ता कर दिया था जयपुर शासक जगत सिंह। और ये बात मारवाड़ का राजा था मान सिंह, उसको अपमान लगी। उसने कहा भाई की मृत्यु होगी, मेरे साथ कर दे सगाई, लेकिन वहाँ क्यों की? इस बात को लेकर कृष्णा कुमारी विवाह चला और इस बात को लेकर मेवाड़, मारवाड़ और जोधपुर, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर, इन तीनों के बीच युद्ध होता है। एक युद्ध होता है गेंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में, जो जयपुर के जगत सिंह और मारवाड़ के मान सिंह के मध्य होता है। गेंगोली का युद्ध परबसर में। फिर क्या होता है, इन तीनों राज्यों में आपस में शत्रुता चलने लगी और इसी बात को मद्देनजर अमीर खां पिंडारी ने सुझाव दिया, वो तो है इसलिए था, तीनों में आपस में लड़ा रहा था, इधर सहायता कर रहा था, उधर सहायता कर रहा था। और बाद में इस राजकुमारी को विष दे दिया गया था 21 जुलाई 1810 को। इसके साथ ही संघर्ष समाप्त हुआ था। और ये राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का सबसे काला अध्याय था। इस युद्ध में मराठाओं ने भाग लिया था। तो मराठाओं का हस्तक्षेप का सबसे काला अध्याय कौन सा रहा? कृष्णा कुमारी विवाद, इसको विष दे दिया गया था बाद में। एक है जोधपुर का। जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। जून 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद राजा बनता उसका पुत्र राम सिंह। लेकिन अभय सिंह का भाई था बख्त सिंह। नवंबर 1750 में इसने राम सिंह को पराजित किया और जोधपुर की गद्दी पर बैठ गया। 1752 में बख्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया था।
और 21 सितंबर 1752 को बख्त सिंह की मृत्यु हो जाती है। बख्त सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठता है, और जब वो जोधपुर की गद्दी पर बैठता है तो बाद में वापस राम सिंह हमला करता है, क्योंकि राम सिंह राजा था। तो राम सिंह हमला करता है मेड़ता के पास, और इनके पास युद्ध होता है, मेड़ता के पास एक युद्ध होता है 15 सितंबर 1753 को विजय सिंह और राम सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर दुर्ग में शरण लेता है। बाद में विजय सिंह शर्त मान लेता है, राम सिंह और इनके बीच संधि होती है, मराठाओं की मध्यस्थता, मराठा भी इसमें शामिल होते हैं फरवरी 1756 में, जिसमें विजय सिंह को मानना पड़ता है कुछ शर्तें कि अजमेर और तारागढ़ मराठों के अधिकार में रहेंगे, जालोर सहित मारवाड़ का आधा भाग, जालोर सहित आधा मारवाड़ जिसमें सांबर आता है, मारवट आता है, सोजत आता है, परबसर आता है, केकड़ी आता है, इन 84 गांव सम्मिलित थे। ये देंगे वो राम सिंह को। विजय सिंह क्षतिपूर्ति की युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए देगा मराठाओं को, एक साथ 25 लाख रुपए और बाद में 25 लाख किस्तों के रूप में इनको देंगे। राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठा को दिए थे 5 लाख रुपए। मराठा ने राम सिंह की सहायता की थी, इसलिए उसने 5 लाख रुपए दिए थे। और जोधपुर राज्य प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर देगा मराठाओं। इस प्रकार की ये शर्तें बनी थी, विजय सिंह और राम सिंह के मध्य संधि हुई थी, उसकी ये शर्तें थी। संपूर्ण राजपूताने में अगर हम देखें तो मराठाओं ने लूट कोस मचा रखी थी, यहाँ से कर ले रहे थे, और संपूर्ण राजपूताने में केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूट मार से बचे रहे थे। तो इस प्रकार हम जो कक्षा 10 की पुस्तक है राजस्थान का अध्ययन है ना, राजस्थान की इतिहास एवं संस्कृति, उसके बारे में हम पहले अध्याय के बारे में परिचर्चा कर रहे थे, इसमें अध्ययन कर रहे थे। अध्याय पहला राजस्थान का इतिहास एक परिचय, उसमें हमने पहले राजस्थान का सामान्य परिचय देखा, फिर हमने मेवाड़ का गोहिल वंश देखा, उससे पहले हमने राजस्थान की सभ्यताएं देखी, प्रमुख सभ्यताएं, मेवाड़ का गोहिल वंश देखा, मारवाड़ का राठौड़ वंश देखा, उसके बारे में अध्ययन किया, बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में अध्ययन किया, शाकंभरी के चौहानों के बारे में, अजमेर के चौहान वंश के बारे में, रणथंभौर, जालोर, यहाँ के चौहान राजाओं के बारे में हमने इसमें चर्चा की, अध्ययन किया था। फिर हमने आमेर के कछावा राजवंश के बारे में इसमें अध्ययन किया, प्रमुख शासकों के बारे में देखा, जैसलमेर के भाटी राजवंश के बारे में इसमें अध्ययन किया, करौली के यादव वंश के बारे में अध्ययन किया, भरतपुर का जाट और राजवंश कैसे स्थापना हुई, कौन कौन प्रमुख शासक थे उनके बारे में अध्ययन किया, परमार वंश के बारे में, आबू के परमार वंश के बारे में इसमें अध्ययन किया, और फिर कुछ मुख्य बातें जैसे राजस्थान में मराठों का आगमन कैसे हुआ, क्या क्या वो कारण थे, जो एक था बुद्धि का उत्तराधिकार संघर्ष, जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, इसके बारे में हमने इसमें अध्ययन किया। और लास्ट में हम इसमें एक और विवाद देखते हैं, कृष्णा कुमारी विवाद जो इतिहास में हुआ था, क्या था उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो इस प्रकार हमारा जो पहला अध्याय है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 10 की पुस्तक, अध्याय प्रथम राजस्थान का इतिहास एवं इतिहास एक परिचय, उसका अध्ययन आज इसमें पूर्ण होता है। आगे हम इसमें एमसीक्यू के बारे में भी चर्चा करेंगे। धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर इस जो भी प्रश्न बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो भी यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। तो ये आपको वीडियो किस प्रकार का लगा, कैसा लगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।